वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के ऊपर कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन उसको पेपर पर प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि नंबर तो उसी के मिलने हैं। आपने कितना पढ़ा उससे क्या मतलब एग्जामिनर को। एग्जामिनर के सामने तो आपकी बस कॉपी आएगी और आपका उस पर 2 नंबर लिखा होगा, आपका नाम भी नहीं लिखा होगा कि आपका कोई जान पहचान वाला एग्जामिनर हो आपको ज़्यादा नंबर दे दे। तो एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी जाएगी। तो आपको जो नंबर मिलने वाले हैं सिर्फ आपकी कॉपी के बेस पे मिलने वाले हैं। वो इस पे तो मिलने नहीं वाले कि आपने मेरे नोट से पढ़ा था, किसी और के नोट से पढ़ा था, आपने बहुत मेहनत करी थी। अगर आपने पेपर पे ठीक से नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसीलिए आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग के बारे में जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करिएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या मैं वो सही आदमी हूँ जो आपको बता सकता हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे पेपर 1 में 50 में से 37 नंबर आए थे और पेपर 2 में 50 में से 40 नंबर आए थे। तो पेपर 2 में तो डिसेंट नंबर थे। पेपर 1 में 37 इसलिए थे क्योंकि पेपर 1 में जो नोट्स होते हैं ना, अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स नहीं होती है, नोट्स जल्दी मिलते नहीं हैं। पेपर 2 में तो हमने मैम से गाइडेंस लिया और नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स हमने खूब मेहनत से बनाए पेपर 2 में। पेपर 1 में उतने अच्छे नोट्स नहीं बन पाए थे मेरे फर्स्ट ईयर में। ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ये मैंने बाद में बनाए थे। तो पेपर 1 के नोट्स उस समय उतने अच्छे बन नहीं पाए थे और हमको गाइडेंस आप जानते ही हो कैसी मिली थी पेपर 1 में, तो गाइडेंस अच्छी मिली नहीं थी। और हम नए नए अभी फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम भी सीख रहे थे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी, सब्जेक्ट क्या है। पहले तो सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे थे। तो हमारे 37 मार्क्स आए, लेकिन मतलब और ज़्यादा आ सकते थे अगर हमने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो। लेकिन हमको उस तरह की गाइडेंस नहीं मिली। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपको 40 प्लस मार्क्स मिले, 40 तक मार्क्स आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसीलिए अब देखो मेरे 37 40 हैं तो कुछ तो मैं टिप्स दे सकता हूँ ना कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। सेकेंड ईयर में मेरे 40 42 नंबर भी आए हैं सेकेंड ईयर में, पर फर्स्ट ईयर की अभी हम बात कर रहे हैं। तो आपको जो मैं टिप्स दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करना। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, है ना, जो सब लोग पूछते हैं, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और है जो आप नहीं पूछते हो। सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ जो आप पूछते हो। आप पूछते हो सर कितना पेज लिखें, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने पेज में आंसर लिखना है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर में क्या लिखना है। अगर आप ये पूछते सर हम आंसर में क्या इंक्लूड करें तो ज़्यादा अच्छा लगता। आप पूछते कितना पेज लिखना है, तो लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कितना पेज लिखना है। तो आप अपने आंसर को 5 पेज में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब मैं 5 एक नंबर दे रहा हूँ। अगर 5 से आप ज़्यादा लिख पाए तो 6 पेज बिल्कुल सही है। 5 से थोड़ा कम लिख पाए तो 4 पेज, वो भी सही है। मतलब 4 5 या 6 पेज में आपको अपना आंसर देना है। अब मैंने ये कह दिया कि 4 पेज भी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन जो है वो 4 ही पेज में आप लिख रहे हो। मैंने कहा कि 5 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। और 5 पेज में किसको कह रहा हूँ, देखो ये एक पेज हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये 2 पेज, ये 3 पेज, उसके बाद ये 4 पेज और ये 5 पेज। तो दोनों साइड मिला के ही मैं 5 पेज बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 पेज। ठीक है, और आपका एक आंसर 5 पेज का होना चाहिए। आपकी जो आंसर शीट होती है ना वो 32 पेज की होती है। तो कई लोग को लगता है कि 32 पेज की आंसर शीट है तो हमको 32 पेज भर के आना है तभी हमको नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 32 पेज तो मैक्सिमम नंबर है ना कि आप कितना लिख सकते हो। जैसे आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन 5 पेज में लिखा मान लो एवरेज, तो 5 क्वेश्चन आप कितने पेज में लिखोगे, 25 पेज में। तो आपकी आंसर शीट 32 पेज की होती है, मतलब 16 पन्नों की। एक पन्ने में 2 पेज मान लेते हैं, जैसे एक पन्ना है, जैसे ये एक पन्ना है तो इसमें 1 पेज और 2 पेज, 2 पेज हैं। तो वैसे ही आपके 16 पन्ने हैं, 2 पेज हो गए, तो 32 पेज की कॉपी है। आप एक आंसर 5 पेज में लिखते हो तो 5 × 5 25 पेज हो गए। तो 6 7 पेज आपके आंसर शीट में बच जाने चाहिए। हाँ, बच जाने चाहिए। 32 पेज की कॉपी है तो कोई ये नहीं कह रहा कि पूरे 32 पेज भर के आओ। 32 पेज की कॉपी इसलिए दी गई है कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा लिखेगा तो 32 पेज लिखेगा। पर कई लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप 32 पेज पूरा भर के आओ। ऐसा कुछ नहीं है। आपने 32 पेज भर दिया, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस 32 पेज में कुछ कंटेंट ही नहीं है तो मार्क्स किस बात के देंगे आपको। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम 32 पेज भरेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। ज़्यादा लिखने के ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्यों? आप कहोगे सर ज़्यादा हमने इतना मेहनत से 32 पेज की कॉपी भर के आए फिर भी नंबर नहीं मिले। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखने में क्यों इंटरेस्टेड होगा। आपने ज़्यादा लिखा, उसका काम बढ़ाया है आपने 32 पेज लिख के। हाँ, ऐसा नहीं कि सर एकदम आपका काम आसान कर देते हम 2 ही पेज लिखते हैं, ये मतलब नहीं है मेरे कहने का। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ 25 30 पेज में हो सकती थी उसको आप 32 पेज तक खींच के लेके जाओगे बिना मतलब का।
25 पेज ही लिखो, हर क्वेश्चन 5 पेज में लिखो, 25 पेज में लिखो, लेकिन 25 पेज का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लिख दिया तो 6 पेज हो जाएंगे, थोड़ा कम लिख पाए तो 4 पेज हो जाएंगे, पर 4 पेज से कम मत लिखना। अगर आप 3 पेज सिर्फ लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपके पास कंटेंट कम था। एटलीस्ट 4, मिनिमम 4, आइडियल है 5 पेज और मैक्सिमम है 6 पेज, इतना आपको लिखना है। अब 6 पेज से ज़्यादा मत लिखना। कई बार होता है कि हमको बहुत अच्छे से आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं ना, एक क्वेश्चन के आपको 10 ही नंबर मिलने हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसके भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, मतलब 10 नंबर का वो भी है, और जो आपको ठीक से नहीं आता वो भी 10 ही नंबर का है। तो दोनों को सेम अप्रोच से आपको डील करना है। जो अच्छे से आता है उसको 5 से 6 पेज में ही बहुत अच्छे से लिख दो। जो कम अच्छे से आता है उसको 4 पेज में लिखो, लेकिन जितना मतलब ठीक ठाक लिख सकते हो उतना लिखो। तो ये बात हो गई कितने पेज में लिखना है, तो 5 पेज आइडियल है, थोड़ा कम 4, थोड़ा ज़्यादा 6, इतना चल जाएगा। ये तो रही कितने पेज में लिखना है। अब मैं आपको टिप देता हूँ कि आपको सवाल क्या पूछना चाहिए था। सर आंसर में क्या इंक्लूड करें जिसके हमको मार्क्स मिले। तो आपको अपने हर क्वेश्चन में, हर आंसर में कोई ना कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है। हाँ, आपको बनाना है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो लिखता नहीं है कि हमको डायग्राम बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर कोई मेहमान आता है तो वो तो नहीं बोलता है कि हमारे लिए पूरी बनाओ, छोला बनाओ, खीर बनाओ। आप बनाते हो ना। क्यों बनाते हो? क्योंकि वो मेहमान है, उसको खिचड़ी तो खिला नहीं दोगे। तो वैसे ही अगर आपको आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के आपको अच्छा मार्क्स दे, तो आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड करनी होगी ना जो एग्जामिनर के सीधे नज़र नज़र में पड़ जाए। आपको पता है एक एग्जामिनर एक कॉपी चेक करने में कितना समय लगाता है? अच्छा मान लो आपने 25 पेज कॉपी में लिखा, तो 25 पेज को पढ़ने में कितना समय लगेगा? अगर एक पेज को मान लें कि 2-3 मिनट लगता है पढ़ने में, 2 मिनट मान लो, तो 25 पेज को पढ़ने में 2 मिनट के हिसाब से 50 मिनट यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। आपको लगता है कि एक कॉपी वो 1 घंटे में चेक करता होगा? 1.5 से 2 मिनट, दैट्स इट। एक कॉपी चेक करने में 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं लगाता है। अब अगर आप कहोगे सर हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ लिखेंगे। देखो भाई, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है। बताओ थर्ड लाइन में क्या लिखा था, फोर्थ लाइन में क्या लिखा था? आपको लगता है कि 1.5 से 2 मिनट में अगर आपने ऐसे ऐसे करके लिखा है, सिर्फ सिर्फ लिखा ही है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिखा है, तो इसको देख के एग्जामिनर कैसे नंबर देगा? 1.5 से 2 मिनट में वो आपके आंसर में क्या आइडेंटिफाई करेगा? फिर वो वही करेगा कि ऊपर की 1-2 लाइन पढ़ेगा, उसको लगे कि हाँ ठीक ठीक लिखा है, 5 नंबर, 10 में 5 नंबर दे के आगे बढ़ गया। अभी मैंने आपके सामने ये पेज खोले तो आपको नहीं समझ में आया ना कि इसमें क्या लिखा है, जब तक आप ध्यान से उसको रोक करके पॉज करके वीडियो को पढ़ोगे नहीं। अच्छा अब देखो, आपने कोई आंसर लिखा, ये बना दिया। ये बैटल ऑफ हाइडेस पास का डायग्राम है जो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपने एक डायग्राम बना दिया तो आपको लगता है कि एग्जामिनर फिर ये पढ़ेगा बैठ के? क्यों पढ़ेगा? उसको दिखा डायग्राम बनाया है, और कोई बिना पढ़े डायग्राम बना ही नहीं सकता। उसको समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ाई करी है। लो 8 नंबर, पहले 5 दे रहा था, अब 8 दे के आगे निकलेगा। तो अगर 1.5 से 2 मिनट में ही कॉपी चेक होनी है तो डायग्राम ना बनाना बेवकूफ़ी है। और ये जो मैंने टिप्स पिछले साल बच्चों को दी थी ना, वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले दी थी, क्योंकि वो लोग उससे पहले पढ़ने को तैयार ही नहीं थे कि हम तो डिफेंस पढ़ेंगे ही नहीं। 10 दिन पहले उन्होंने इसको सुना था, मतलब ये टिप्स फॉलो करना शुरू किया था, और वो लोग का ध्यान सिर्फ पढ़ने पर रह गया, डायग्राम की प्रैक्टिस किसी ने नहीं करी। एग्ज़ाम में जाके इतना ख़राब उन लोगों ने पेपर दिया। जिस लड़की का प्रैक्टिकल में 41 मार्क्स आ रहा है, उसका थ्योरी में 17 आ रहा है। कई लोग थ्योरी में फेल हो गए, 12 नंबर आया है। ये तो मेरे लिए हैरानी की बात हो गई कि यार मैं सोचता था कि डिफेंस में कोई फेल नहीं होता है, 12 नंबर, 11 नंबर फेल हो रहे हैं डिफेंस में। अगर आप डिफेंस में फेल हो जाओगे तो फिर क्या है यार, डिफेंस में तो थोड़ा भी लिख दोगे तो पास कर देते हैं। आपने मतलब इतना खराब लिखा था कि उनको 12 नंबर देना पड़ रहा है आपको 50 में से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास समय है, आप लोग यूटिलाइज करो। डिफेंस के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा आपको, इट्स इंपॉर्टेंट, वरना लास्ट में बहुत देर हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ सिर्फ लिख करके आओगे ना, तो वही समझ लो फिर 20-25 नंबर मिलेगा 50 में से, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा फिर। या तो चलो ज़्यादा भी कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो 30 नंबर तक देगा, लेकिन वो जो 40 वाला पूछ है आपको 40 नंबर दे सकता है, वो कैसे मिलेगा? और आपको लग रहा है सर डायग्राम बनाने में समय ज़्यादा वेस्ट होगा, कुछ नहीं समय वेस्ट होगा। देखो डायग्राम मुश्किल है क्या? कुछ लाइन्स ही तो बनानी है आपको।
और यहाँ पे हर एक चीज़ का कुछ मतलब होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो अलेक्जेंडर मार्च, यानी अलेक्जेंडर ने यहाँ से मार्च करना शुरू किया था। फिर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये कॉम्बैट विद पोरस, यहाँ पे पोरस से लड़ाई हुई थी। ये देखो ये क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ पोरस आर्मी को हमने दिखाया है। तो स्क्वायर्स बना करके, लाइन्स बना करके ही तो दिखाना है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको असली पोरस बनाना है वहाँ पे, या असली आपको अलेक्जेंडर बनाना है। आपको ऐसे ही तो बनाना है, बॉक्स बना बना करके। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे तो आप बना ही सकते हो ना। इस तरह से आपको सिंपल सा ही डायग्राम बना देना है बस। और इसमें देखो, और जहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे वहाँ पे आप लिखोगे थोड़ी ना। आप कह रहे हो कि डायग्राम डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होगा। जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, अगर आप इसको नहीं बनाते तो आप यहाँ पे लिख रहे होते लाइन वाइज। तो लाइन वाइज लिख रहे होते, समय तो उतना ही लगता है ना। लाइन वाइज लिखने से डायग्राम बनाने में कम समय लगता है। और डायग्राम के साथ में कह रहा हूँ 5 पेज, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डायग्राम बनाया तो उसको 6 पेज तक लेके जाओ, नहीं। उसी 5 पेज में डायग्राम भी आ जाएगा और लिखने वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो यहाँ पे लिखते ही टाइम तो वेस्ट होता ही ना आपका। उससे अच्छा इसको बना दो। इसको बना दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि कोई बिना पढ़े इसको बना ही नहीं सकता है, तो आपको अच्छे नंबर देके वो आगे बढ़ जाएगा। ये पॉइंट था। अब आप कहोगे सर जैसे ये क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ हाइडेस पास का डायग्राम होता है, बैटल ऑफ अस्साय का डायग्राम होता है, बैटल ऑफ पानीपत का डायग्राम होता है, और आपका जो है ये क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तराइन का भी डायग्राम होता है, कैराकोल स्ट्रैटेजी वाला। तो आपका जो मोहम्मद गोरी था उसने कैराकोल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। कैराकोल स्ट्रैटेजी में जो घुड़सवार सेना होते हैं वो पंक्तियों में खड़े होते हैं, लाइन वाइज खड़े होते हैं। और आगे वाली लाइन का जो घुड़सवार होता है वो तीर चलाता है, फिर वो पीछे की कतार में चला जाता है ताकि जो नया सैनिक है वो फ्रेश है तो वो लड़ सके। ये कैराकोल स्ट्रैटेजी होती है। तो इसका भी डायग्राम मैंने आपको उसमें भेजा हुआ है। तो आप कहोगे सर इन क्वेश्चंस में जहाँ पे तराइन है, पानीपत है, अलेक्जेंडर है, वहाँ पर तो बन सकता है डायग्राम, वहाँ तो हम बना लेंगे। लेकिन जहाँ पे डायग्राम नहीं बन सकता वहाँ पर क्या करें। जैसे कौटिल्य का स्पाई सिस्टम है, तो क्या करें सर, वहाँ पे स्पाई जो है जासूस की तस्वीर बनाए बैठ के, नहीं, वो नहीं करना है। कौटिल्य का स्पाई सिस्टम है तो वहाँ पे आप क्या करना है, कौटिल्य के स्पाई सिस्टम में मेरे ख्याल से 8 या 9 तरह के स्पाई होते हैं, मतलब जासूस 8 या 9 तरह के होते हैं, देख लें कितने हैं। तो अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते तो फ्लो चार्ट बना दो। क्या करना है, बीच में एक बॉक्स बनाओ, उस पर लिख दो स्पाई, ठीक है। और उससे ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे 8 आप लाइंस निकालो, और वहां पे उस स्पाई के नाम लिख दो, नाम दिया हुआ है नोट्स में, पढ़ लेना। और वहां पे स्पाई के नाम लिख दो। अगर आपके आंसर के बीच में उसको ये दिख गया कि आपने एक जगह पे ये क्या बोलते हैं इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि आपको सारे स्पाई के नाम याद हैं। अगर आप यही स्पाई के नाम, जो 8 या 9 तरह के स्पाइज होते हैं, उनके नाम अगर आप आंसर के बीच में ऐसे लाइन वाइज लिख दोगे उसको दिखेगा ही नहीं। आपको मालूम चल रहा है क्या लिखा है, मतलब ठीक है अगर वो ध्यान से पढ़ेगा तब, तो वो ध्यान से क्यों पढ़ेगा। मैंने कहा ना कि 1.5 से 2 मिनट में कॉपी चेक करके आगे बढ़ जाता है वो, तो वो ध्यान से क्यों पढ़ेगा। तो अगर आप लाइन के बीच में लिख के उसको क्या बोलते हैं लॉस्ट करवा दोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। उसका अलग से फ्लो चार्ट वो बना दो ना, फ्लो चार्ट। बीच में लिखो स्पाई, उससे लाइन्स निकालो और उस लाइन्स के कोने पे लिख दो कि ये स्पाई है, तो बीच में बन जाएगा। और ये काम बताया, ये काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप लिखते ना ज़्यादा समय लगता है आपको, डायग्राम बना दो कि जल्दी हो जाएगा वो। क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया डायग्राम बनाना है, सिर्फ नॉर्मल आपको पेंसिल से कुछ लाइंस खींचनी है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, सामने दिखेगा, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ अगर मुझे मिलता है तो। जैसे देखो ये है, ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का आपका फिगर है। क्या करना है यार, कुछ स्क्वायर्स बनाने हैं बस, और कुछ गोले बनाने हैं। इसमें क्या मुश्किल काम है, जल्दी हो जाएगा। इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने का स्पेस बचेगा, ठीक है। ये बस आपको करना है। और जहाँ पे डायग्राम ना बना सको वहाँ पे आपको बनाना है फ्लो चार्ट, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर फ्लो चार्ट मुझे यहाँ पर मिले, शायद मेरी दूसरी कॉपी में है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ये देखो मिल गया। जैसे आप पेपर 2 में देखो, पेपर 2 में क्या है, लिटिल हार्ट के 8 पिलर्स ऑफ पीस हैं। तो आपने क्या किया, ये बना दिया। देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, बीच में लिखा हुआ है पिलर्स ऑफ पीस, इससे एरो निकाल के मैंने पिलर बना दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे इनोवेशन के लिए पिलर्स बना दिए, और उस पर पिलर क्या बताता है उसको लिख दिया, खत्म। लिटिल हार्ट के 8 पिलर्स ऑफ पीस आपको पता है, इस सिर्फ इस चार्ट को देख के उसको समझ में आ जाएगा। उसको आपका आंसर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आपको 8 या 9 नंबर दे के वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने ये काम कर दिया ना, अब इससे फायदा भी होता है। अगर आपने ये बना दिया, इसको आपने बना दिया, तो मान लो आपका आगे का आंसर कमजोर है, आपने कुछ बहुत फालतू लिखा हुआ है, तो वो भी इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। उसको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको आता है। तो आंसर तो प्रिपेयर करो ही,
पहले डायग्राम प्रिपेयर करो। डायग्राम प्रिपेयर कर लोगे तो आपके सारी कमियां भी छुप जाएंगी आंसर की। मान लो आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं लिख पाया, कुछ भी लिख दिया उठा के, तो उसको देख भी नहीं पाएगा ठीक तरह से। अच्छा, कुछ भी लिखने का मतलब गाना नहीं लिख के आना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत किसी और क्वेश्चन का कंटेंट थोड़ा बहुत मिक्स करके लिख सकते हो। मतलब वो भी ऐसा नहीं पूरा लिख दिया, लास्ट में अगर स्पेस तुमको लग रहा है कि 3 ही पेज में लिख पाया, थोड़ा पढ़ाने के लिए कुछ घुमा फिरा के आप लिख सकते हो। लेकिन ये बना देना, बस ये बना देना, काम खत्म हो गया आपका। तो वही मैंने कहा कि जहाँ डायग्राम बन सकता है वहाँ पे डायग्राम, जहाँ नहीं बन सकता है वहाँ पे फ्लो चार्ट। अब जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन में नहीं बनाया है फ्लो चार्ट, क्योंकि वो तो मैं बनाऊंगा ना अपने हिसाब से, वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। अब जैसे मान लो पेपर 2 में आपका यूएनओ है, तो यूएनओ के 6 ऑर्गन्स होते हैं, तो आप क्या करना, बीच में लिखना यूएनओ और उससे 6 लाइन्स निकाल देना, वहाँ पे उनके नाम लिख देना। सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है ना, ये सब लिख देना वहाँ पे बीच में यूएनओ लिखना आप यूएनओ, और उसे लाइंस निकाल करके बना देना, खत्म। आप ऐसा हर क्वेश्चन में कर सकते हो किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या टिप है, इसके अलावा टिप है कि आपने जो कोई भी डेटा याद किया हुआ है ना, उसको भी आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है या कहीं बीच में लिख देना है या कोई फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख देना है। जैसे आप मान लो आपने याद किया कि भारत का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ है, ये आपने याद किया। अब इसको अगर आप बीच में कहीं लाइंस में लिख दोगे तो उसको दिखेगा ही नहीं आपने कहाँ पे लिखा है। अब आप चाहते हो कि एग्जामिनर पूरा आपका आंसर पढ़े और आपने यार दूसरे पेज में 10वीं लाइन में बहुत अच्छा कुछ लिखा है, तो उसको कैसे पता। अगर आपने दूसरे पेज में 10वीं लाइन में कुछ बहुत बढ़िया लिख दिया है तो उसको कैसे मालूम चलेगा। इसीलिए जो बढ़िया लिखा है, कोई डेटा वगैरह आपने मेहनत से याद किया है, तो जहां पर भी वो डेटा लिखा हुआ है उस पर या तो बॉक्स बना दो या तो उसको अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, क्योंकि आप ब्लू पेन से लिखोगे तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, है ना, दोनों में से कोई काम कर दो। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से बॉक्स बना दो, तो तुरंत उस पर जाती है नज़र कि यहाँ पे इसने डेटा लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पर है। ये मत समझो कि क्या बोलते हैं, हमने कुछ याद किया है तो वो सारा पेपर आपका पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है वो बस ऊपर ऊपर की 3-4 लाइन पढ़ता है। तो अगर आपने 3-4 लाइन में कुछ अच्छा नहीं लिखा है तो आपको कम नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि आपने आंसर शुरू किया और शुरू करते ही फिगर बना दिया, नहीं, पहले कुछ लिख लो, पहले थोड़ा इंट्रो लिख लो उसका, दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे आप ये इस तरह का फिगर बना दो, दूसरे या तीसरे पेज पे बना दें, जल्दी बना दें दूसरे पेज पे, ताकि जल्दी से देख करके नंबर दे के आगे चला जाए। पहले पेज पे भी बना सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देना, उसके नीचे बना देना इंट्रो देने के बाद, या दूसरे पेज पे बना लेना, लेकिन बना ज़रूर देना। और कोई भी आपने डेटा याद किया है, जैसे डिफेंस का बजट याद किया है या कुछ भी आपने ऐसा याद किया है या कुछ भी ऐसा है जिसका फ्लो चार्ट बन सकता है, तो उसको आप बना देना फ्लो चार्ट, ठीक है। आप चाहो तो मुझसे पूछ लेना कि सर इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत, अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो। वैसे खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। किसी भी चीज़ का आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आपने याद किया आप बना लेना। जैसे एक आपका क्वेश्चन है पेपर 1 में, हर्ष मिलिट्री सिस्टम, तो उसमें एक तो टर्म आता है महासंधि ऐसे करके, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो उसमें हर एक वर्ड का ब्रेक डाउन होता है कि महा का मतलब ये, संधि का मतलब ये, ऐसे करके, तो उसका एक चार्ट बना दिया, तो उसको देख के एग्जामिनर तुमको मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा। जैसे आपका मंडल थ्योरी है, तो मंडल थ्योरी में एक डायग्राम होता है सर्किल वाला। मंडल का मतलब क्या होता है, सर्किल, तो सर्किल वाला एक डायग्राम होता है। आपने मंडल थ्योरी में सिर्फ वो सर्किल का डायग्राम बना दिया ना, खत्म हो गया, नंबर मिल गया आपको, 10 में 8 नंबर मिल गया। क्योंकि बिना पढ़े कोई वो बना ही नहीं सकता है। बिना पढ़े आप बना सकते हो क्या, उसको नहीं बना सकते। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको बनाना है हर क्वेश्चन में, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने याद करी है तो उसको हाईलाइट करवाना है। अब कैसे करवाते हो वो आपके ऊपर है, कि आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हो कि उसको बॉक्स में डालते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी आपने याद किया है उसको आपको हाईलाइट करना है। आगे बात करते हैं। एक आपका डाउट हो सकता है सर पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें। तो देखो, पॉइंट में लिखने का एक मतलब तो होता है कि आप डॉट लगाए, एक लाइन लिखे, फिर अगली लाइन में डॉट लगाए, फिर एक लाइन लिखे, ऐसे मत लिखना। क्योंकि आपके डिफेंस में ना आंसर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो अगर आप ऐसे एक एक पॉइंट करके लिखोगे तो इतना सही नहीं रहता है, क्योंकि हर एक पॉइंट ना पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। जो युद्ध होता है वो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखना चाहिए, यानी कि पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना चाहिए। लेकिन पैराग्राफ में और पॉइंट में दोनों को मिक्स कर दो। मतलब जैसे मैंने आपके नोट्स में लिखा है, दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो, ये आंसर मैंने पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से वो पॉइंट लिख दिया है कि मैं इस पैराग्राफ में क्या बात करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैवेलरी एंड माउंटेड आर्चर्स, मतलब मैं घुड़सवार और तीरंदाज, आर्चर का मतलब तीरंदाज होता है,
और माउंटेड का मतलब होता है जो कैवेलरी पे बैठ के तीरंदाजी करते हैं। तो कैवेलरी एंड माउंटेड आर्चर्स, ये मैंने पॉइंट लिख दिया ब्लैक पेन से, उसके बाद पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, तो पॉइंट भी हो गया कि पहला पॉइंट ये है और फिर पैराग्राफ में लिख दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है सीज वॉरफेयर टेक्निक्स, सीज वॉरफेयर टेक्निक्स, तो मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया, फिर नीचे पैराग्राफ में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, अगर आप ब्लैक पेन से पॉइंट लिख दोगे तो एग्जामिनर सिर्फ पॉइंट देख सकता है, जैसा इसने ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, हाँ इसके पॉइंट तो अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा लिखा होगा, 8 नंबर। मैं कह रहा हूँ ना कि ये पढ़ते ही नहीं है आपका आंसर, मतलब कुछ पढ़ते भी होंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ते नहीं तो आप एकदम कुछ भी लिख के आ रहे हो आंसर, नहीं पढ़ते भी होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाते होंगे, क्योंकि जब 1.5 मिनट में वो कॉपी चेक कर दे रहे हैं तो कितना पढ़ते होंगे। ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 25 पेज कोई नहीं पढ़ने वाला। तो आप जो ये इस तरह से कर सकते हो, एक पॉइंट आपने लिखा ब्लैक पेन से तो पॉइंट देख लिया कि आपने आंसर में कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड किया है, और उसके बाद आपने पैराग्राफ में लिख दिया, ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पैराग्राफ में लिखना है पॉइंट में लिखना है, आपको दोनों का मिक्सचर करना है, पॉइंट लिखो फिर नीचे पैराग्राफ में लिख दो पूरा। ठीक है, हाँ अगला पॉइंट है कि जो पूछे उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत के क्या रीजंस थे, तो जीत के बस रीजन लिखिए, है ना, पूरा उसकी हिस्ट्री मत बताइए कि बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड नहीं जाना चाह रहा है आपसे, थोड़ा बहुत आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो सिर्फ। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि बाबर पानीपत के युद्ध में उसके जीतने के क्या रीजंस थे, तो थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ। इतना आप कॉन्टेक्स्ट देने के बाद बस यही बताओगे कि बाबर के जीत के क्या रीजंस थे, ये नहीं बताओगे कि बाबर जो है सेंट्रल एशिया में हार गया था, सेंट्रल एशिया में वो उससे लड़ा, ये सब आपके आंसर से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आंसर उसका ही आपको देना है। हालांकि उसकी आपको दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप तो मेरे नोट्स से ही पढ़ने वाले हो, तो मेरे नोट्स में तो आंसर लिखा ही है। लेकिन ये आगे आने वाले साल के लिए या बाकी बच्चों के लिए टिप है जिनके पास नोट्स नहीं भी होते हैं, क्वेश्चन जो है आंसर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा है, आंसर कुछ और दिए जा रहे हैं। ठीक है, यही होता है, इसीलिए बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। कई बच्चे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में बस वो ये देखते हैं ना, मान लो पेपर नंबर 2 है, तो पेपर नंबर 2 में अगर उनको दिखा कि नैम पूछ रहा है, तो नैम में क्या पूछ रहा है उससे मतलब ही नहीं है, बस नैम के बारे में जो उन्होंने पढ़ा है सब लिख देते हैं। हमने नैम के बारे में ये पढ़ा है हम सब लिख देंगे। अरे वो नैम के बारे में कुछ और पूछ रहा था, वो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो पूरा। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखिए। ठीक है, जो पूछ रहा है। और एक और बात, अब जैसे कई बार होता है ना कि क्वेश्चन के 2-3 पक्ष होते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन के किसी एक पक्ष का आंसर करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया मान लो कि डिस्कस द एम्स प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गया। डिस्कस द एम्स प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ, ये आ गया। और आगे लिखा है इज इट एन इफेक्टिव बॉडी एनालाइज। तो आपने बस इतना पढ़ा कि डिस्कस एम्स ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स, तो आपने एम्स लिख दिए, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, प्रिंसिपल लिख दिए, आपको लग रहा है काम खत्म। अरे आगे ये भी तो लिखा था कि इज इट एन इफेक्टिव बॉडी एनालाइज, ये पोर्शन तो आपने छोड़ दिया। तो अगर आपने क्वेश्चन का ये पोर्शन छोड़ दिया तो 2 नंबर तो आपके वैसे ही माइनस हो गए। अब आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो बचे हुए 8 नंबर में से होगा, तो 8 में से आपको 4 नंबर दे के, वो 10 में आपको 4 नंबर दे के बस आगे बढ़ जाएगा, 10 में आपको 4 ही नंबर मिल पाएगा। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन का कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है एक एक बात को आपको सेटिस्फाई करना है अपने आंसर में। अगर लिख रहा है कि इज इट एन इफेक्टिव बॉडी, तो उसका भी आंसर मिलना चाहिए। हालांकि मेरे नोट्स में है, लेकिन क्या पता आप नोट्स पूरा पढ़ो ही नहीं, आधा नोट्स पढ़ के रहे इतने में तो 4 पेज हो जाएगा, इतने में लिख देंगे, ऐसे नहीं, पूरा नोट्स पढ़ना। क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर अगर आपको जानना है तो पूरा नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन का कोई पक्ष, मतलब कोई पोर्शन वो छूट ना जाए आपसे। जो जो पूछ रहा है सबका आंसर उसमें होना चाहिए। जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट में लिखा होता है ना कि क्या बोलते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट के मतलब कुछ भी क्वेश्चन आया और लास्ट में ये भी लिखा होता है कि क्या बोलते हैं इसका रेलेवेंस क्या है। तो आपने नैम के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, वो आपने नहीं लिखा, तो 2-3 नंबर तो उसका पहले ही माइनस हो जाएगा आपके आंसर में से, तो बचे हुए 7 नंबर में से आपका इवैल्यूएशन करेगा। तो क्वेश्चन का कोई पार्ट छूट ना जाए, क्वेश्चन के एक एक पक्ष का आपको आंसर करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बातें पूछ रहा होता है, तो सबका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ,
एक और पॉइंट ये है कि डोंट फॉरगेट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना शुरू किया, उसमें मान लो कोई आप एक आध पॉइंट मिस कर गए, आप भूल गए, ठीक है, एक आध पॉइंट मिस कर दोगे चलेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप लिख रहे हो कि बाबर के जीतने के क्या रीजंस थे, तो आप टुलू गामा टैक्टिक्स को मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी बाबर की स्ट्रैटेजी ही वही थी। बाबर की स्ट्रैटेजी क्या थी? टुलू गामा टैक्टिक्स, TULUGHMA, टुलू गामा टैक्टिक्स। इस टैक्टिक्स में सेना जो है अपने विरोधी सेना के, जो आपकी क्या बोलते हैं, विरोधी सेना है, उसके पिछले भाग पर हमला करती है और फिर सामने से भी हमला करती है, दोनों तरफ से हमला करती है। तो ये जो टुलू गामा टैक्टिक्स है, ये बाबर की टैक्टिक्स थी। इसको आप लिखोगे नहीं तो कैसे मार्क्स चलेगा भाई? जो आपके क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस नहीं होना चाहिए। कोई छोटा मोटा पॉइंट हट भी गया तो कोई बात नहीं, पर जो क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अब मान लो अगली बात पे चलते हैं। अब मान लो आपके क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आया, शॉर्ट नोट्स में आ गया। जैसे आपका लिटिल हार्ट 8 पिलर्स ऑफ पीस है, ठीक है, कभी फुल क्वेश्चन में आता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर फुल में आएगा तो आप 5 पेज लिखोगे, शॉर्ट में आएगा तो आप 2.5 पेज लिखोगे, क्योंकि शॉर्ट वाला जो नोट्स होता है वो 5 नंबर का होता है, फुल क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। और शॉर्ट नोट्स आपके 4 आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, तो वो 5-5 नंबर के होते हैं। तो क्योंकि वो 5 नंबर का है तो आप 10 पेज में जितना पेज लिखते हो उसका आधा आपको इसमें लिखना है। तो अगर 5 पेज लिखते हो 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, अगर आप 5 पेज लिखते हो तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2.5 पेज लिखना है। और ये जो हिसाब लगाया है ना मैंने 5 पेज वाला, वो ऐसे ही लगाया है कि एक पेज पे 2 नंबर, एक पेज का अगर 2 नंबर मिलता है तो अगर 10 नंबर आपको चाहिए तो आपको 5 पेज लिखना चाहिए, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो वैसे अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपका जो एक शॉर्ट नोट है वो 5 नंबर का होता है, तो आप 2.5 पेज में ही लिखोगे। अब समझना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है लिटिल हार्ट के 8 पिलर्स ऑफ पीस क्या है, तो आपको लगा कि यार ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें कम लिखना होता है, 2.5 पेज लिखना होता है, तो मैं क्या करता हूँ 8 की जगह सिर्फ 4 पिलर लिखता हूँ। ये मतलब नहीं है शॉर्ट नोट्स का। आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, लिटिल हार्ट के 8 पिलर्स ऑफ पीस हैं, आपको शॉर्ट नोट्स में भी 8 ही लिखने हैं भाई। उसके 8 पिलर्स ऑफ पीस है ना, 4 लिख के काम नहीं चलेगा कि शॉर्ट नोट है तो हम 4 लिखते हैं, आधा लिखते हैं। आपको 8 पिलर्स ऑफ पीस ही लिखना है। आपको पिलर्स के अंदर से इंफॉर्मेशन कम करनी है। जैसे समझ में कुछ नहीं आया होगा, बताता हूँ। जैसे इसको देखिए, ये आपका मान लीजिए एक पहला पिलर ऑफ पीस है, स्टडी ऑफ वॉर एंड द लेसन्स लर्नड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ वॉर। ये लिटिल हार्ट का पहला प्रिंसिपल है। तो इस पहले प्रिंसिपल में इतना लिखा है ना, तो आप इसको आधा कर देना। शॉर्ट नोट्स में ये करना है आपको। शॉर्ट नोट में 8 पिलर ही लिखे जाएंगे, लेकिन हर पिलर में जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी उसको थोड़ी कम कर देना, आधा कर देना। आपका ये अगला पिलर ऑफ पीस है, अवॉइड फ्रेमिंग योर एनिमी इन एडवर्सिटी, हेल्प हिम मेंटेन हिज प्रेस्टीज। ये वाला जो पिलर है इसमें इतना लिखा हुआ है, थोड़ा सा कम लिख देना, है ना। मतलब आपको पिलर के बीच में से इंफॉर्मेशन कम कर दी है, पिलर कम नहीं कर देने। पिलर आपके 8 ही रहेंगे, 8 पिलर्स ऑफ पीस है तो 8 ही आपको शॉर्ट नोट्स में भी लिखना है। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है कि आपको पिलर के बीच में से इंफॉर्मेशन को कम करना है। और यही बाकी चीज़ों में भी लागू होता है। मान लो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपका फुल क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में आता है, तो फुल क्वेश्चन में तो आप 5 पेज लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2.5 पेज लिखोगे। तो आप ऐसा मत करना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर हमको 2.5 पेज लिखना है तो हमने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बहुत सारे पॉइंट्स कम कर दिए। पॉइंट कम नहीं करना है, पॉइंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको कम करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको कैसे लिखना है, ब्लैक पेन से पॉइंट लिखो, उसके नीचे पैराग्राफ फॉर्म में आप लिखो, ठीक है। तो जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है ना उसको थोड़ा सा कम कर देना, नंबर ऑफ पॉइंट्स मत कम करना। ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे तो ये समझ में आएगा कि आपने ज़्यादा अपने आंसर में पॉइंट्स इंक्लूड किए, आपने ज़्यादा अच्छा लिखा है। अगर आप अपने आंसर में ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हो तो मतलब आपको ज़्यादा बातें पता है। तो जिस चीज़ से ये मालूम चल रहा है कि आपको ज़्यादा पता है उसको क्यों कम कर रहे हो? नंबर ऑफ पॉइंट्स कम नहीं करना, पॉइंट के अंदर की इन्फॉर्मेशन को कम कर देना है। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग शॉर्ट नोट्स में कम लिखते हैं और नंबर ऑफ पॉइंट्स कम कर देते हैं। पॉइंट कम नहीं करना है, पॉइंट के अंदर की इन्फॉर्मेशन को कम करना है। क्योंकि 5 नंबर का है तो ऑब्वियसली आप 2.5 पेज ही लिखोगे, क्योंकि समय भी बचाना है आपको। अभी हम टाइम मैनेजमेंट में बात करते हैं, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या पॉइंट बचा, मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पे कि आपको क्या क्या बताना है, कुछ भूल ना जाऊँ बताना, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ग्रामर है वो डिसेंट होनी चाहिए। अब आप इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहे हो
तो आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत डिसेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी ग्रामर उस तरह की कि आपका इंग्लिश का पेपर चल रहा है कहीं पे भी कुछ भी क्या बोलते हैं थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। डिसेंट ग्रामर का मतलब ये है कि आपके आंसर को पढ़ के ये समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कई लोग का मैं क्या बोलते हैं पढ़ा था आंसर पिछले साल, मतलब वो जो अपने अपने हिसाब से लिखे थे। मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने लिखा क्या है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। जैसे मैं भी आंसर लिखता हूँ तो मेरी भी ग्रामर कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करता हूँ, लेकिन मेरा आंसर पढ़ के कभी आपको ये नहीं लगेगा कि अरे क्या लिखा हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो डिसेंट ग्रामर चाहिए। हाँ, बहुत प्रो लेवल की आपकी ग्रामर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर पढ़ के आपने क्या लिखा है ये तो समझ में आना चाहिए। आपने पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिख दी, समझ ही में नहीं आ रहा एग्जामिनर को। तो डिसेंट ग्रामर आपकी होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है एटलीस्ट पढ़ के समझ में आ जाए। इसके बाद अगर बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक आपसे अगर होती है, देखो बीच में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर आपके आपने उसकी स्पेलिंग मिस्टेक करी, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी, तो उसका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। अब जैसे आपका एलेक्जेंडर है, तो अगर आपने एलेक्जेंडर की ही स्पेलिंग गलत लिखी, तो फिर क्या क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको जो एलेक्जेंडर की स्पेलिंग नहीं आती, जिसपे आप पूरा आंसर लिख रहे हो कि एलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हाइडेस पास में कैसे युद्ध किया या वो कैसे जीता, उसके आप रीजंस वगैरह दे रहे हो, तो उसमें आपने एलेक्जेंडर की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, तो कैसे इंप्रेशन पड़ेगा। तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है कम से कम उसकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, बीच में कहीं पे हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। एलेक्जेंडर हो गया, बाबर हो गया, आपका लोदी हो गया, फिर आपके जो बाकी प्रोटैगनिस्ट वगैरह हैं बाकी युद्ध में, आपके जैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं सिंधिया हैं बैटल ऑफ अस्साय में, वेलेस्ली है बैटल ऑफ अस्साय में, वेलेस्ली की स्पेलिंग गलत ना हो जाए। तो जितनी ये स्पेलिंग्स है ना, आप चेक कर लेना, मतलब मेरे नोट्स में तो सारी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, उसमें टेंशन मत लो। तो आप नोट्स से स्पेलिंग देख सकते हो। जैसे तुलुगमा है, अगर आप तुलुगमा की स्पेलिंग पूछोगे तो 100 में से 90 लोग गलत बताएंगे आपको। तुलुगमा की स्पेलिंग क्या है, TULUGHMA। तो तुलुगमा की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप तुलुगमा टैक्टिस को मान लो, आपने तुलुगमा टैक्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई फिगर बनाया है और वहाँ पे तुलुगमा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो साफ साफ दिख रहा है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो उससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो जो मेन चीज़ें हैं उसकी स्पेलिंग गलत ना हो, बीच में कहीं पर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डिसेंट ग्रामर होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा बैड हैंड राइटिंग, अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है, हाँ तो असर पड़ता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपके मार्क्स पे असर पड़ता है, क्योंकि ख़राब हैंड राइटिंग कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं पढ़ना चाहता कि कोई ख़राब हैंड राइटिंग में मुझे लिख करके दे। जितने भी लोग मुझे ख़राब हैंड राइटिंग में सॉल्व करके भेजते थे, मेरा दिमाग ख़राब होता था उसको चेक करने में। तो ख़राब हैंड राइटिंग से असर तो पड़ता है, लेकिन आप अपनी हैंड राइटिंग अब अच्छी तो कर नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा आराम आराम से लिखना। लेकिन ये भी दिक्कत है कि आराम से लिखने में यहाँ पर टाइम ना चला जाए। ठीक है, कोशिश करना कि जितना हो सके दूर दूर लिखना, ये तो कर सकते हो, थोड़ा दूर दूर लिखना और थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश करना। और जिनकी हैंडराइटिंग ख़राब है उनके लिए तो और भी ज़रूरी है, आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट तो फिर बनाना ही बनाना है, और बनाना सबको है। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उसको भी बनाना है, अगर आपको नंबर चाहिए। नंबर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं भाई फिर, क्योंकि पिछले साल इतना बोलने के बाद भी लोग डायग्राम प्रिपेयर करके गए नहीं थे, केवल लिख करके आए थे, उसमें भी पेपर छूट गया लोगों का। अभी मैं बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पेपर भी छोड़ दिया, डायग्राम भी नहीं बना पाए, तभी तो ये नंबर आए ना 17 12 20, और क्या नंबर मिलेगा फिर। तो डायग्राम सबको बनाना है, फ्लो चार्ट सबको बनाना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो बिल्कुल बनाना है, वरना आपको नंबर किस बात का मिलेगा। आपकी हैंडराइटिंग भी खराब है, ग्रामर भी खराब है, तो नंबर किस चीज़ का देगा फिर आपको। तो आपको तो ज़रूर बनाना है। तो हैंडराइटिंग खराब है तो थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करो और लिखना शुरू करो कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप अपनी आंसर शीट में थोड़ा सा मार्जिन ड्रॉ कर लेना। जैसे अगर आपने अपनी आंसर शीट देखी हो, एक सेकेंड, तो आपकी जो आंसर शीट होती है ना वो थोड़ी सी पतली होती है और थोड़ी सी लंबी होती है ना। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो आंसर शीट है वो यहाँ पे चिपकी रहती है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो यहाँ पे कुछ डॉट्स होते हैं, यहाँ पे ये चिपकी रहती है आपकी आंसर शीट, है ना। आप उसको ओपन करते हो तो आप क्या करना, ये डॉट वाला जो पोर्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी शीट चिपकती है तो यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर देना ऐसे, स्केल से करना। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे मार्जिन ड्रॉ कर देना, जहाँ पे डॉट्स आप देख लेना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर के साइड में डॉट्स होते हैं जहाँ पे वो शीट चिपकती है, तो यहाँ पे मत लिखना, उसके नीचे आप एक मार्जिन खींच देना, और चाहो तो एक छोटा सा मार्जिन यहाँ पर भी खींच देना साइड में, बट छोटा सा। कई लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा मार्जिन खींच देते हैं और आधे पेज में लिखते हैं कि कम लिखना पड़े, ऐसा मत करना। कोने में, क्योंकि आंसर शीट जब फोल्ड होती है ना तो कोने वाला हिस्सा दिखता नहीं है, तो आप कोने में ना लिख दो,
इसलिए आप यहाँ पे हल्का सा मार्जिन खींच सकते हो, जहाँ से वो आपकी आंसर शीट जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे कह रहा हूँ, उस साइड नहीं जहाँ पे ओपन है, जहाँ पे आपकी आंसर शीट जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे आप कोने में एक मार्जिन स्केल से खींच सकते हो। और ऊपर तो खींचना ही है, ऊपर मत लिखना, यहाँ पे फिर आप अपना आंसर लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करना, आपका एग्ज़ाम सुबह 7 बजे से होगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे, मतलब एग्ज़ाम रूम में 6:45 पे पहुँच जाना, क्योंकि आपको आंसर शीट जो है वो लोग 10-15 मिनट पहले दे देते हैं आपको आंसर शीट। तो आपको आंसर शीट मान लो 15 मिनट पहले मिल गई, तो आप ये जो 15 मिनट का समय है ना, इसमें आप लोग मार्जिन्स खींचना, ठीक है। आपकी आंसर शीट आपको 15 मिनट पहले मिल जाती है, उस 15 मिनट में आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करना, और ये मार्जिन्स ड्रॉ कर लेना हर पेज पे। 32 पेज हैं तो 25-26 पेज तक जितना आपको लिखना हो, 26-27 पेज तक आप लिखोगे, ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। 5 पेज हर क्वेश्चन में लिखोगे, कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा तो 6 पेज लिखोगे। तो आप हर पेज पे ऐसे मार्जिन्स ड्रॉ कर देना। कौन से टाइम में? उसी 15 मिनट में, ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। 7 बजे तो एग्जाम शुरू हो जाएगा, 10 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाएगी, तो उसमें आंसर शीट में अपना डिटेल्स फिल कर लो और ये मार्जिन्स ड्रॉ कर लो। 7 बजते ही बस पेपर आपको लिखना रहे, कुछ टाइम ना वेस्ट हो, 7 बजते ही पेपर आपको स्टार्ट कर देना है। अब हम यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इस पेपर में टाइम कम पड़ता है क्या। तो पिछले साल के बच्चों के लिए टाइम कम पड़ गया, कई बच्चे तो अपना आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिए, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिरी क्वेश्चन छोड़ कैसे दिए, ये बेवकूफ़ी क्यों की आपने। क्योंकि जब आपने 3 क्वेश्चन मान लो कर लिया, आपको 5 करने हैं, 3 आपने कर लिए, तो आपको अगर समझ में आ रहा है कि यार मैंने 3 कर लिए हैं, मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन करने का समय बचा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या सिर्फ एक क्वेश्चन करोगे? नहीं, आप दोनों क्वेश्चन को आधा आधा कर दो। अगर आप एक क्वेश्चन पूरा छोड़ दोगे 10 नंबर गया आपका, लेकिन दोनों में आपने आधा आधा लिख दिया, तो दोनों में आपको 4-4 नंबर मिल जाएंगे, तो 8 नंबर मिल जाएंगे। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, उसमें आपको 10 में, और वो भी आपने अच्छे से लिखा नहीं होगा, 10 में आपको 5 नंबर मिला। लेकिन अगर आपने दोनों में आधा आधा लिख दिया, तो दोनों में 4-4 नंबर करके आपको 8 नंबर मिल सकता है। तो उसमें आपको पूरा आंसर छोड़ने का क्या मतलब था। तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ इससे भी हो सकता है कि आप अपना टाइम देखो कि कितने समय में आप क्वेश्चन कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है कि इतना समय कम बचा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखने का टाइम है, तो आप दोनों में आधा आधा लिख दो, एक को छोड़ो मत पूरी तरह से, क्योंकि छोड़ दोगे तब तो आपको जीरो ही मिलेगा ना। ना लिखने का क्या मार्क्स मिलता है? ना लिखने का तो मार्क्स मिलेगा नहीं आपको। तो दोनों में आप आधा आधा लिख दो। हालांकि आपको, अगर आपने पढ़ा है तो टाइम कम नहीं पड़ने वाला, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर दोगे। टाइम उनके लिए कम पड़ता है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। आप पढ़ा नहीं है तो क्या करेंगे? सोच सोच के आंसर लिखेंगे, और सोच के आंसर लिखेंगे तो उसमें समय लगता है, इसीलिए समय कम पड़ जाता है। तो पिछले साल जो बच्चों का समय कम पड़ा, वो इसलिए कम नहीं पड़ा कि क्या बोलते हैं समय कम मिलता है, कम पड़ जाता है, या पेपर लेंथी होता है। लेंथी क्या, आपको 5 ही पेज लिखना है। कम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो लोग बहुत सोच सोच के आंसर लिखते हैं। हाँ, लेकिन एक मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि ये जो आपका थ्योरी का पेपर है ना, ये प्रैक्टिकल की तरह नहीं है। प्रैक्टिकल में तो आपका 2 घंटे में हो गया होगा, 1 घंटे आप घूम रहे होगे। इतना जल्दी इसमें नहीं होता है, इसमें आपको हो सकता है कि लास्ट तक लिखते रहना पड़े। थोड़ा सा इस पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास 3 घंटे हैं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका पेपर होगा, 180 मिनट है। 180 मिनट में मैं 5 मिनट का समय निकाल देता हूँ। 5 मिनट में आप अपना आंसर शीट वगैरह साइन करना होता है, उसमें मैं 5 मिनट आपके निकाल देता हूँ। आपके पास 175 मिनट्स हैं, ठीक है। 175 को 5 से डिवाइड करो, 35 मिनट्स हैं। यानी एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास 35 मिनट है, ठीक है, 35 मिनट्स। 35 मिनट एक क्वेश्चन को लिखने के लिए हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन में 5 पेज लिखते हो, तो एक पेज लिखने के लिए 7 मिनट्स है, 7 मिनट। तो आप ये देखो कि आप एक पेज 7 मिनट पे लिख पा रहे हो। अगर आप लिख पा रहे हो तो आप टाइम मैनेज कर लोगे। 7 मिनट या उससे थोड़ा सा कम लिख पा रहे हो, 6 मिनट में लिख पा रहे हो क्या, तो आप मैनेज कर ले जाओगे। इसके लिए क्या करना होगा? लिखना शुरू करो और पढ़ना शुरू करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। अब आप पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि पिछले साल बच्चों ने गलती करी, उन्होंने मेरे कहने के बावजूद, नोट्स मैंने उनको बहुत पहले दे दिए थे, किसी ने नहीं पढ़ा। वो गलती आप लोग मत करो, क्योंकि फिर आपके मार्क्स में, आपको बता रहा हूँ ना कैसे मार्क्स आए थे इस बार, 20, 21, 17, 12, 25, 28। ये सब एक्चुअल नंबर से, मैं खुद से बढ़ा के नहीं बोल रहा, एक्चुअल नंबर से ये इतने कम कम मार्क्स आए थे। इतने नोट्स मैंने दे दिए थे उसके बाद भी। पहले तो मुझे लगा कि मेरे नोट्स पढ़ने के बाद ही खराब नंबर आए हैं क्या, तो उन्होंने कहा सर हम नोट्स पढ़ ही नहीं पाए थे आपके, क्योंकि हमको समय ही नहीं मिला था। लास्ट 10 दिन में पढ़ना शुरू किया था, जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया और पेपर ख़राब हो गया हमारा।
इसलिए उनका पेपर ख़राब किया। जिन्होंने नोट्स पहले से पढ़े थे, कुछ बच्चे हैं उनके 38 मार्क्स 37 मार्क्स भी आए थे, जो थोड़ा सा पहले से पढ़ रहे थे उनके अच्छे भी मार्क्स आए थे। तो आप 40 तक लेके जाओ उसको, आपके आज आ जाएंगे 40 तक। आप लेकिन पढ़ना तो शुरू करो। मैथ्स फिजिक्स आपका हो जाएगा। 1 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा भाई, ये भी तो आपका एक सब्जेक्ट है। मैंने आपके सारे नोट्स बना दिए, इतना आपका टाइम बचाया। आप सोच सकते हो कितना टाइम बचा है आपका। अगर आप खुद से बनाते कितना समय लगाते नोट्स बनाने में। आपका इतना समय बचा है तो यार उसके लिए 1 घंटा तो डिफेंस के लिए दे दो। तो समय बचा है उसको भी उठा के मैथ्स फिजिक्स में लगा दे रहे। अरे हो जाओगे पास मैथ्स फिजिक्स में। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो पहले से, क्यों नहीं पास होगे। फेल तो वो होगा ना जो अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है। अगर आप पहले से पढ़ रहे तो आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मैथ्स में बहुत मेहनत करोगे, मतलब पूरी जी जान लगा दोगे, तब आप 25 से 35 तक पहुंच सकते हो। 50 नंबर का अगर आपका पेपर है मैथ्स का, तो 25 से 35 पहुंचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 1 घंटा आपने पढ़ लिया, 25 से 35 तो आप आराम से पहुंच गए, ऐसे ही पहुंच गए सिर्फ 1 घंटा पढ़ के। और 35 के आगे भी आप जा सकते हो, 40 प्लस भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे कम पढ़ के आपके मार्क्स इतने ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, तो इस पर क्यों नहीं फोकस करते हो। थर्ड ईयर में आप सब सब जो सीनियर्स हैं ना, थर्ड ईयर में सब रो रहे हैं कि हमारे 60% नहीं बन पाए। अगर 60% बन जाते तो हम बहुत सारे एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते। क्यों नहीं बने। डिफेंस में मेहनत कर लेते भाई, आसानी से नंबर मिल रहे थे, नंबर बढ़ रहे थे डिफेंस में, आपने उसको छोड़ दिया। अभी आप क्या है ना, आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो। आप अपना सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम देख रहे हो कि हमारा मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम है, इसमें हम फेल ना हो जाए। आप लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हो कि थर्ड ईयर में आपको परसेंटेज चाहिए होती है 60%। और आपका डिफेंस जो है ना, डिफेंस ही आपका नंबर बढ़ाता है। मैथ्स और फिजिक्स आप में आपको पास होना होता है, मैथ्स और फिजिक्स में आप पास हो पाते हो। आपका नंबर जो इंक्रीज करता है वो डिफेंस इंक्रीज करता है। अगर आपने डिफेंस थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ लिया तो आपके नंबर स्काई रॉकेट हो जाएंगे, एकदम एकदम इंक्रीज होते हैं सीधा। 20 से सीधा 40 पहुंच जाएगा आपका नंबर। तो अगर आप चाहते हो कि 20 से 40 आपका नंबर बढ़ जाए तो डिफेंस पे थोड़ा फोकस करिए 1 घंटा। और जहाँ तक ये बात रही कि टाइम मैनेजमेंट वाली, तो आंसर को लिखना शुरू करिए। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पीडीएफ पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको, ठीक है कॉपी ही करो, चाहो तो कॉपी ही करो, लेकिन कॉपी करते करते उसको बोलते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो। तो आपको याद भी हो जाएगा और आपके अपने हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। हालांकि आप छापोगे मेरा ही, लेकिन आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बन जाएंगे। या फिर कुछ लोग हैं कि सर नहीं सर हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो प्रिंट निकलवा लो। क्योंकि अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई पीडीएफ बहुत देर तक देख पाएगा या पढ़ पाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पीडीएफ का आप प्रिंट निकलवा लो। और उससे भी अच्छा तरीका क्या है कि पीडीएफ खोल के अपनी राइटिंग में लिख लो। तो लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। आपको लग रहा है कि सर लिखना टाइम वेस्ट है, आपको हर चीज़ टाइम वेस्ट ही लगता है। लिख रहे हो ना तो दिमाग में छप रहा है वो। पीडीएफ निकलवा के पढ़ोगे उतना याद नहीं रहेगा, खुद लिखोगे ना सब याद रहेगा फिर। तो और पैसा भी बचेगा, पैसा बचेगा, आपको प्रिंट नहीं निकलवाना पड़ेगा। तो या तो पीडीएफ खोल के पढ़ के लिख लो, या तो पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो, चलो जो आपको करना है। कुछ भी करो लेकिन पढ़ो उसको और लिखो। कई लोग ये गलती ये भी करते हैं, लास्ट ईयर भी ये गलती की थी लोगों ने, कि सिर्फ पढ़ रहे हैं लिख रहे ही नहीं है। पता चला कि 3-4 साल हो गए थे, कोरोना टाइम से लिखे ही नहीं है। कि 10 पेज बैठ के एक एक लाइन, आपने भी लिखा है क्या, मुझे नहीं लगता किसी ने लिखा है कि 10 पेज एक एक लाइन 10 पेज तक लिखा हो कोरोना के बाद से। तो आपने जब नहीं लिखा है तो एग्जाम में आपको 25 पेज लिखने हैं एक एक लाइन करके। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत टाइम से लिख नहीं रहे हो, पहली बार लिखने जाओगे तो आपकी स्पीड धीमे होगी, पेपर छूट जाएगा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, टाइम कम पड़ता है इस पेपर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करना, लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करोगे तो आपकी स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी। मान लो अभी आप लिखना शुरू करोगे, आपको एक पेज लिखने में 10 मिनट लग रहा है, आप लिखते जाओगे ना वो 7, 6, 5 मिनट तक भी आ जाएगा, 4 मिनट में भी आ जाएगा। आप 4-5 मिनट में भी एक पेज लिख पाओगे, इतना आपका स्पीड बन जाएगा। तो लिखने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। और अगर आपने पढ़ लिया है ठीक से, तो वहाँ पे आपको उतना सोच के लिखना नहीं पड़ेगा। जब आप सोच के लिखते हो तब टाइम कम पड़ता है, तब टाइम आपका निकल जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ के गए हो तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, आप आराम से वहाँ पे लिख दोगे। और लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस अभी से करो, एक एक पेज 2-2 पेज लिखो, वरना वहाँ पे दिक्कत होगी। अगर आप बहुत टाइम के बाद लिखोगे ना तो स्पीड धीमे होगी, पेपर छूट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखने पे फोकस करो, पढ़ने पे फोकस करो, और अच्छे से अपनी तैयारी करो। तो आपका पेपर टाइम पर फिनिश हो जाएगा, बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो पेपर है आपको एक आंसर 35 मिनट में लिखना है। तो पहले ही आंसर से बहुत धीमे मत लिखना। कई लोग ये भी करते हैं कि पहला आंसर हम आराम आराम से लिखेंगे। क्यों भाई, हम सारे आंसर को बराबर ट्रीट करेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन से आपको थोड़ी सी मीडियम स्पीड बना के रखनी है। मीडियम स्पीड में हैंड राइटिंग भी खराब ना हो और स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
इसका आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा मीडियम पेस बना के लिखते रहो, डायग्राम ज़रूर बनाओ। मैं कह रहा हूँ डायग्राम से टाइम वेस्ट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। डायग्राम बनाने से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। डायग्राम बनाने से जहाँ पे आपने बनाया है डायग्राम, वहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ता है, और लाइंस खींच के बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लो चार्ट में क्या है यार, एक स्क्वायर बनाओ, उससे लाइंस निकाल दो, क्या मुश्किल काम है। तो फ्लो चार्ट और डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, और स्टार्टिंग से ही एक मीडियम पेस आपको बना करके रखनी है कि आपका पेपर टाइम पर फिनिश हो। तो लिखिए, पढ़िए। आपको नोट्स में कुछ ना समझ में आए तो उसका मीनिंग खोजिए, मुझसे मत पूछिए, मेरे पास समय अब कम है। नोट्स पढ़िए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर बहुत डाउट हो रहा है तो पूछ लेना, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि आपको नोट्स पढ़ के समझ में आ जाएगा। अगर कुछ वर्ड का मतलब ना समझ में आए तो गूगल करिए उसको, उस वर्ड का मीनिंग गूगल पे खोजिए। तो आपको, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको आंसर पढ़ के समझ में आने लगेगा। तो कुछ ना समझ में आए तो उसका मीनिंग आप गूगल पे खोजिए, पीडीएफ से पढ़िए, उसको लिखिए या प्रिंट आउट निकलवाइए, कुछ भी करिए। रोज़ का 1 से 1.5 घंटा आप पढ़िए, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, आंसर्स को लिखिए। 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, मैथ्स फिजिक्स के होते हुए भी आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक काम कर लीजिए, आज डेट क्या है? आज डेट शायद 20 तारीख है या 21 है, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। 20 या 21 तारीख है आज। अब से लेकर के 1 या 2 मार्च तक आप रोज़ 1.5 से 2 घंटा डिफेंस पढ़ लीजिए, और मैथ्स पढ़ते रहिए, बिल्कुल मैथ्स इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 मार्च तक, जैसे ही 1 या 2 मार्च आएगा ना, मैं जानता हूँ 1 या 2 अप्रैल, सॉरी, यहाँ से लेके 1 या 2 अप्रैल तक आप डिफेंस 1 1.5 घंटा रोज़ पढ़िए। जैसे ही 2 अप्रैल आएगा, आपको दिखेगा यार 12 अप्रैल को हमारा मैथ्स का पेपर है, 10 दिन बचा है, तब आप चाह के भी डिफेंस नहीं पढ़ पाओगे। मैं कितना बोलता रहा हूँ, मैं जानता हूँ। 2 अप्रैल को आप डिफेंस पढ़ना स्टॉप कर देना, फिर आप मैथ्स पढ़ते रहना, पूरा दिन मैथ्स पढ़ना। 12 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा। फिर एक काम करना, ध्यान सुनना, 16 अप्रैल को आपका मैथ्स का पेपर खत्म हो जाएगा। 29 अप्रैल को शायद आपका फिजिक्स का पेपर है ना, तो 16 अप्रैल को आपका मैथ्स का पेपर खत्म हो जाएगा। 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, ये 4 दिन में डिफेंस वापस से रिवाइज कर लेना। कौन सा डिफेंस? जो अभी आपने पढ़ा है। आज 20 या 21 मार्च है। अब से लेकर के 1 या 2 अप्रैल तक आप डिफेंस पढ़ लो रोज 1.5 2 घंटा। पढ़ लिया, उसके बाद आप मैथ्स में लग जाओ पूरी तरह से। मैथ्स 16 को खत्म हो जाएगा, 16 अप्रैल को। 16 तारीख के बाद 17, 18, 19, 20, 4 दिन बस मैं कह रहा हूँ। जो आपने 21 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक पढ़ा था डिफेंस, उसको 16, 17, 17, 18, 19, 20 अप्रैल को रिवाइज कर लो। फिर 20 के बाद आप लग जाना फिजिक्स में पूरी तरह से, कि हमको फिजिक्स पढ़ना है। 29 को फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स का पेपर हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको डिफेंस ही पढ़ना है, तब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, तब तो डिफेंस ही पढ़ना है बस। उस समय तक आपके पास डिफेंस के लिए 8 दिन बचेंगे, क्योंकि जब आपका फिजिक्स का पेपर खत्म होगा तो उसके बाद आपके पास 8 दिन का समय है डिफेंस के पेपर के लिए। तो जब वो आप 8 दिन में प्रवेश करोगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमने कुछ तैयारी नहीं किया डिफेंस की। आपको लगेगा कि हमने पहले पढ़ रखा है, बस एक आध दिन में रिवाइज करूंगा, फिर मैं आराम से 8 दिन पढ़ के बहुत अच्छा पेपर लिख के आऊँगा। अभी आपको लग रहा है ना कि आपके डिफेंस के पेपर में 1.5 महीना है। 1.5 महीना नहीं है, क्योंकि बीच में फिजिक्स भी है, बीच में मैथ्स भी है, तो उस समय आप डिफेंस नहीं पढ़ पाओगे। तो बहुत कम दिन है, 15 20 दिन है फिर तो, इस हिसाब से। समझ रहे हो ना, सीरियस बात कह रहा हूँ, सिर्फ 15 20 दिन है, बात मान लो। अब से लेके 1 या 2 अप्रैल तक बस कह रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटा डिफेंस रोज का पढ़ लो, और मैथ्स पढ़ते रहो ना, अभी भी पढ़ते रहो। अब मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ डिफेंस पढ़ना, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। 2 घंटे तो निकालने हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। अभी सुबह आपके लिए 4 बजे उठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 4 बज रहे हैं, 4 या 4:15 हो रहा होगा अभी। इस समय मैं वीडियो बना, तो मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। डिफेंस आपके नंबर्स को बहुत इंक्रीज कर देता है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको दी हैं, आपको कैसी लगी मुझे बता देना व्हाट्सएप पे। और ये वीडियो पूरा आपका बेस था कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो के साथ अब मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू।